Hi everyone, this is Oshal with Learn Motive and I'm back with another video. Let's connect the last topic with today's topic and आज का topic है glenohumeral joint. हमने पढ़ा कि there is a glenoid cavity in the scapula and हमारे humerus में humeral head जो होता है वो articulate करता है so that there is a formation of the glenohumeral joint जो कि हमारा कहलाता है shoulder joint. अगर इसकी पिक्चर को भी देखें तो this is actually a ball and socket joint as it states here and it's going to be a synovial joint. तो synovial joint की कुछ बातें हमें हमेशा याद रखनी है वो ये कि जब भी हम synovial joint की बात करेंगे there will be a joint capsule always present, there will be ligaments that will be strengthening the joint, there will be synovial fluid in that joint. Furthermore आप ये भी देखेंगे कि एक चीज़ और बता दूं कि आपके जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर आपको मिलेगा हाइलन कार्टिलेज जो कि आपकी जॉइंट्स को कवर करता है. तो चार चीज़ें आपको हमेशा इन जॉइंट्स में मिलेंगी और हाइलन कार्टिलेज को इसीलिए हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं. फर्दरमोर मैंने आपको बता दिया प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि जॉइंट किस तरह फॉर्म होगा. लेट अस क्विकली नो कि जो आपकी जॉइंट है इट प्रोवाइड्स मल्टी एक्सियल रेंज ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी मूवमेंट्स होंगी. अगर इसको थोड़ा सा समराइज़ करके बताया जाए तो यहाँ पे 7 मूवमेंट्स होती हैं: फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन. एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फॉर द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स कि all 7 movements will be occurring on the ball and socket joint since it is the most movable and mobile joints. ठीक है. आपकी joint stability की बात की जाए तो आपकी joint stability provide की जाती है सबसे पहले तो rotator cuff muscles से, वही muscles जिनके बारे में मैंने आपको last video में बताया. Then आपका biceps brachii muscle का जो long head यहाँ से गुजरता है उससे, और आपके जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स होते हैं. एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स मींस कि यहाँ पर जो कैप्सूल होगा जॉइंट कैप्सूल उसके ऊपर के जो लिगामेंट्स होंगे. एक्स्ट्रा मींस उस चीज़ से हट के. ठीक है. तो आगे देखा जाए तो आपका जो ह्यूमरस का हेड होता है वो बड़ा होता है और आपका जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है वो छोटी होती है और दोनों कवर्ड होते हैं बाय हाइलन कार्टिलेज. लेकिन अब सोचने की बात यह है कि इतना बड़ा हेड इतनी छोटी सी स्पेस में कैसे आर्टिकुलेट होगा. So we will be having a glenoid labrum. Glenoid labrum is actually a fibrocartilaginous collar. Means कि ये फाइबर और कार्टिलेज से बना होता है जो कि आपकी ग्लिनॉइड कैविटी को फर्दर डीपन करता है और उसको एक्सपैंड करता है ताकि इस पोसा के अंदर आपका ह्यूमरल हेड आर्टिकुलेट हो सके. सुपीरियरली अगर देखा जाए इस ग्लिनोह्यूमरल कैविटी के ऊपर से यहाँ से आपका गुजरता है the tendon of the biceps brachii muscle. ठीक है. एंड ये biceps brachii muscle यहाँ से जब supraglenoid cavity से originate होता है from the scapula तो ये देखें यहाँ पर आकर जाता है from the bicipital groove जो कि मैंने आपको बताया था. और इस टेंडन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए या रखने के लिए अपनी जगह पर we have a transverse humeral ligament. This is very easy to learn. Transverse है ये in its shape. देखें it's transversing. ये humerus का है तो it's gonna be transverse humerus ligament. अगर इसका एक्सरे देखा जाए तो it will be something like this. Furthermore अगर हम देखें तो आपकी now we'll be having 2 further diagrams जिनको हम आगे इनके lateral view में भी देखेंगे. So first of all I already told you about the glenoid labrum. We will now talk about the different synovial membranes and the way it covers them. देखा जाए तो synovial membrane attach करती है आपके different articular surfaces के margins पे और line करती है आपके different fibrous membranes को जो कि आपके joint capsules की होती हैं. और अगर देखा जाए कि inferiorly नीचे की तरफ यहाँ पर inferiorly आपकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी लूज होती है और उसकी वजह ये है कि जब आपके लिगामेंट्स आपके टेंडन सब इस तरफ होंगे और आपके अपने आर्म को एबडक्ट करना है. एबडक्ट मीन्स
अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो अब देखिए नीचे कुछ स्पेस होनी चाहिए, वरना यहाँ पे खिंचाव पैदा होगा और आपके मसल्स टीयर हो जाएंगे। सो इफ देयर विल बी समथिंग सम लूज मटेरियल हेयर, जब चीज़ स्क्रैच होगी तो वहाँ पर कोई डैमेज नहीं होगा। सो दिस इज़ द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। अगर देखा जाए तो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन कुछ और स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म करती है, और वो स्ट्रक्चर्स होते हैं बर्सी और बर्सा। बर्सा बेसिकली आपके वो स्ट्रक्चर्स हैं जो साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाती है थ्रू अपर्चर्स, जो कि आपके डिफरेंट मसल्स के टेंडन्स और जो जॉइंट कैप्सूल के फिब्रस मेम्ब्रेन्स हैं उनके दरमियान होती है। अब बर्सा का काम क्या होता है? बर्सा का काम ये होता है कि आपके जब देखें दो चीज़ें बहुत क्लोजली हों और उस जगह पे मूवमेंट होनी हो तो वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होगी, एंड फ्रिक्शन कैन कॉज वेयर एंड टेयर, और उससे डिफरेंट आपकी मसल डैमेज होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। तो जस्ट टू प्रिवेंट दैट यू हैव द बर्सा हेयर, और इसका काम भी ये है कि इट एक्चुअली provides a cushion between the muscle tendons and the joint capsule। यहाँ पर इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अगर देखा जाए, in addition to the bursae that communicates with the articular cavity through the apertures in the fibrous membrane, हमारे पास कुछ और भी बर्सा होते हैं जो कि अब डायरेक्टली रिलेट नहीं करेंगे लेकिन होते हैं। So first of all we have the bursa between the acromion and the supraspinatus muscle, जो कि हम उसके lateral view में देखेंगे। So I will talk about this when we'll go through the lateral view। अगर इसी तरह हम आगे को बढ़ें और देखा जाए कि आपकी अटैचमेंट्स जो हैं उसके अलावा आपके पास होते हैं यहाँ पर डिफरेंट लिगामेंट्स भी। बट बिफोर गोइंग थ्रू द लिगामेंट्स विल गो थ्रू कि आपके जो ह्यूमरस है उसके मीडियल अटैचमेंट में, जहाँ वो मीडियली अटैच करता है इधर को, वहाँ पर आपके नेक की तरफ इंफीरियरली यहाँ पर मैं आपको बताया कि एक फोल्ड होगा, एक लूज एरिया होगा, विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज द रिडंडेंट साइनोवियल मेम्ब्रेन और द रिडंडेंट कैप्सूल। ठीक है, उस स्ट्रक्चर का ये नाम है। फर्दरमोर इट विल अकोमोडेट द एबडक्शन ऑफ द आर्म, जो कि मैंने आपको पहले बताया। नाउ इफ वील टॉक अबाउट द ओपनिंग्स इन द फिब्रस मेम्ब्रेन, तो बेसिकली वही आर्टिकुलर कैविटी में कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ बर्सा, ताकि आपके वहाँ पे फ्रिक्शन कम से कम हो। मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी साइनोवियल जॉइंट्स होंगे वो बेसिकली फर्दर थिकन होंगे विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट्स। देखा जाए तो ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट पे 3 लिगामेंट्स होंगे। जो सबसे ऊपर होगा दैट विल बी सुपीरियर ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट, जो बीच में होगा, दरमियान होगा, दैट विल बी मिडल, और जो नीचे की तरफ होगा दैट विल बी द इंफीरियर ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट। देखा जाए तो आपके यहाँ एक 2 और लिगामेंट्स होते हैं, यहीं पर शो कर देते हैं, जो कि एक तो हो गया आपका ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, जो कि आपके टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल को होल्ड करेगा, एंड द थर्ड इज़ द कोरिकोह्यूमरल लिगामेंट। सो द कोरिकोह्यूमरल लिगामेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोरिकॉइड प्रोसेस और आपके ह्यूमरस की आर्टिकुलेशन को स्ट्रेंथन करेगा। कोरिको फॉर कोरिकॉइड एंड ह्यूमरल फॉर ह्यूमरस। तो ये आपके वो लिगामेंट्स का पार्ट हो गया। अब देखा जाए तो आपकी जॉइंट स्टेबिलिटी में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके मसल टेंडन्स ऑफ द रोटेटर कफ मसल्स, और उसके अलावा आपकी स्केलेटल आर्च फॉर्म्ड बाय द कोरिकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन एंड द कोरिको-एक्रोमियल लिगामेंट। यानी कि 3 चीज़ें आपके इस मसल को बहुत स्ट्रेंथन करेंगी, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कॉन्टेक्स्ट टू द BCQs। सबसे पहले तो आपके रोटेटर कफ मसल्स, रोटेटर कफ मसल्स बेसिकली 4 होते हैं, मैं आपको यहाँ पर शो कर दूँ। एक होता है सुप्रास्पाइनेटस, एक होता है इंफ्रास्पाइनेटस, एक होता है टीरिस माइनर, और एक होता है सुप्रा सबस्कैपुलरिस मसल। तो अगर इसका निमोनिक बनाएं दैट विल बी सिट्स, SITS, सिट्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। तो ये रोटेटर कफ मसल्स देखें इसको सराउंड करते हैं। और फिर आपका जो स्केलेटल आर्च भी एक होता है, बोनी आर्च, जो कि ऊपर से फॉर्म होता है बाय द कोरिकॉइड प्रोसेस, लैटरली फ्रॉम बाय द एक्रोमियन, और ये फर्दर स्ट्रेंथन होता है विद द हेल्प ऑफ द कोरिको-एक्रोमियल लिगामेंट इन दोनों के दरमियान। तो ये आपकी जॉइंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टेंडेंस
ऑफ द रोटेटर कफ मसल्स कौन से होते हैं? ये सारे टेंडन्स मिल के बनाते हैं मस्कुलो टेंडनस रूफ, मस्कुलर टेंडनस कॉलर बेसिकली बनाते हैं. अगर हम इसी आपकी डायग्राम को फर्दर समझें तो दैट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड द मस्कुलर एस्पेक्ट. ये आपका हो गया एक्रोमियन, ये हो गया कोरेकोइड प्रोसेस, ये आपका कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट, ये आपका बर्सा हो गया. दिस इज़ द बर्सा जिसको हम आगे क्लिनिकल में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ एक्चुअली द सब एक्रोमियल बर्सा जिसको हम मसल के एतबार से सब डेल्टॉइड बर्सा भी कहते हैं. सब मीन्स नीचे, ये एक्रोमियन के नीचे है और डेल्टॉइड के नीचे भी है, तो इसके एतबार से हम इसे सब एक्रोमियन या सब डेल्टॉइड बर्सा कहते हैं. फर्दरमोर वी हैव द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई टेंडन. इसके ऊपर आपको मिल जाएगा आपका ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट. दिस इज एक्चुअली द ग्लिनॉइड कैविटी विच इज सराउंडेड बाय द ग्लिनॉइड लेब्रम. यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है. Furthermore, here you have these infraspinatus, here you have the supraspinatus, here you have the teres minor, ये आपका subscapularis muscle है. और बाकी के जो मसल्स हैं वो अभी आपके आर्म से इतना रिलेट नहीं करते. That are for your axillary region. अगर इसकी इनोवेशंस की बात की जाए, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी नर्व्स आपकी इसको सप्लाई करती हैं, तो बेसिकली आपकी सबसे पहले द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. ब्रेकियल प्लेक्सस का टॉपिक आपको आगे की वीडियोस में मिल जाएगा. तो उसकी जो पोस्टीरियर कॉर्ड होती है उससे कुछ ब्रांचेस आती हैं जो आपकी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को पीछे से इनोवेट करेंगी. देन यू हैव सुप्रास्कैपुलर एक्सिलरी एंड द लेटरल पेक्टोरल नर्व्स. लेटरल पेक्टोरल नर्व आपके पेक्टोरल रीजन से आती हैं, एक्सिलरी नर्व आपकी एक्सिला के रीजन से आती है, एंड देन द सुप्रास्कैपुलर रीजन जो आपके स्कैपुला के ऊपर से आती है. अगर इसका एक निमोनिक बना जाए तो इट विल बी BALS, BALS. B for brachial plexus, A for axillary, L for lateral pectoral nerves, and S for suprascapular nerve. This was the mnemonic I used to learn that. Furthermore, अगर देखा जाए आपके वैस्कुलर सप्लाई को, तो वैस्कुलर सप्लाई में आपके पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आएगी. मैंने आपको बताया था कि ह्यूमरस को सप्लाई करती है आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, लेकिन आपकी जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है उसको ब्लड सप्लाई होगी फ्रॉम बोथ द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो कि आपकी स्कैपुला के ऊपर से आती है. सो दिस वाज अबाउट इट. और इसको याद रखने का आसान तरीका है A फॉर एंटीरियर, P फॉर पोस्टीरियर एंड S फॉर सुप्रास्कैपुलर. सो इट विल बी APS, और आई एम नॉट गोना टेक द फुल फॉर्म हियर, बट APS को कौन नहीं जानता. सो फर्दरमोर द लास्ट थिंग रिलेटेड टू द जॉइंट इज़ कि आपके जो मसल्स हैं वो बेसिकली स्टेबलाइज करते हैं. रोटेटर कफ मसल्स जो हैं आपके वो इस मसल को इस जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं और आपके ह्यूमरल हेड को उसकी जगह पर रखते हैं ताकि वो वहाँ से निकल ना पाए. और आपकी आर्म की क्योंकि बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, योर एजिलिटी इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू योर मूवमेंट ऑफ द आर्म. तो जितना फ्लेक्सिबल होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पर मोशन भी होगा और उतना ज़्यादा डैमेज का ख़तरा होगा. लेकिन ये आपकी बॉडी के डिफरेंट मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं जिन्होंने आपके इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को उसकी जगह पर संभाला हुआ है. फर्दरमोर देखा जाए कि आपका जो टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है वो आपके ह्यूमरस के ऊपर से जाता है. अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पे ह्यूमरस के ऊपर से जाता है, तो आपकी ह्यूमरस जो है वो एक लिमिट तक एबडक्ट हो सकता है क्योंकि हमने इस टेंडन को ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट में संभाला हुआ है. तो वो एक लिमिट तक एबडक्ट होगा, उससे ज़्यादा एबडक्ट वो नहीं हो पाता. ड्यू टू दिस सुपीरियर अवेलेबिलिटी ऑफ द टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है. अगर हम इसके क्लिनिकल्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी हैविंग द डिसलोकेशन ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. मैंने आपको बताया था कि जॉइंट्स में बेसिकली आपको डिसलोकेशन ही मिलेगी एंड बोन्स में आपको फ्रैक्चर्स मिलेंगे. तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट मैंने आपको बताया कि बॉडी का एक सबसे एक्सट्रीमली मोबाइल और मूवेबल जॉइंट होता है दैट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट. इसमें कॉम्प्लिकेशंस वहाँ आती हैं जहाँ पर स्मॉल बोनी आपकी ग्लिनॉइड कैविटी हो और बहुत बड़ा सा हेड हो. तो लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लिनॉइड लेब्रम, लिगामेंटस सपोर्ट, आपकी जो डिसलोकेशन है बहुत कम होती है. ठीक है, इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि एंटीरियर डिसलोकेशन होती है. एंटीरियर डिसलोकेशन मतलब कि आगे की तरफ,
आपकी जो ह्यूमरस है वो डिसलोकेट होके आगे की तरफ आ जाएगा, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली होता है इन एनी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट। और देखा जाए तो जितनी भी एंटीरियर डिसलोकेशन है वो बेसिकली एंट्रो इंफीरियर होती है, यानी कि वो आगे की तरफ तो होगी ही मगर वो थोड़ी सी नीचे की तरफ भी होगी। आपका जो आर्म होगा वो आगे की तरफ नीचे को झुका होगा। अगर आपका जॉइंट कैप्सूल और कार्टिलेज डिसरप्ट हो जाता है तो वह ख़तरा होगा कि आपका ये जो जॉइंट है वो फर्दर डिसलोकेशंस वहाँ पर हो सकती हैं। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एंट्रो इंफीरियर डिसलोकेशन में ऐसा होता है कि जो आपकी एक्सिलरी नर्व होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सिलरी नर्व आपके ह्यूमरस के एंटीरियर एस्पेक्ट से गुजरती है, तो वो भी कंप्रेस हो सकती है, और उसके कंप्रेस होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका जो ह्यूमरस है उसका एक जो ह्यूमरस के जो लेंथनिंग अफेक्ट है, मतलब लेंथनिंग अफेक्ट मतलब ये कि उसकी जगह से जब वो हिल जाता है तो वो दिखने में एक आर्म बहुत खिंचा हुआ बड़ा आर्म लगता है, तो उसकी वजह से आपकी जो रेडियल नर्व है जो कि पोस्टीरियरली होती है, जो कि बिल्कुल टाइटली बाउंड होती है ह्यूमरस से, वो भी अपनी जगह से स्क्रैच हो जाएगी, और उसकी वजह से रेडियल नर्व पैरालिसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन को देखा जाए तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन पीछे की तरफ होती है, बहुत रेयर होती है, और उसमें बेसिकली हम पहले तो देखते हैं कि जो मसल की कॉन्ट्रैक्शंस है वो कहीं एपिलेक्टिक सीजर्स की वजह से तो नहीं हो रही। सो दैट वाज अबाउट द डिसलोकेशंस ऑफ द ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट। हमने इसमें आपके रोटेटर कफ मसल्स को डिस्कस किया था, लेकिन इसमें दो मेजर रोटेटर कफ मसल्स को देखा जाए, डिसऑर्डर्स को देखा जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इम्पिंजमेंट एंड द सेकंड इज़ एक्चुअली टेंडिनोपैथी। टेंडिनोपैथी मतलब कि टेंडन से रिलेटेड पैथोलॉजी, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह। और यहाँ पर इम्पिंजमेंट बेसिकली कह सकते हैं कोई भी चीज़ जब कंप्रेस होती है, तो बेसिकली आपका जो मसल है, जो रोटेटर कफ मसल का सबसे पहला मसल सुप्रास्पाइनेटस मसल, जो कि पास होता है बिटवीन द एक्रोमियन बीनीथ द एक्रोमियन एंड द एक्रोमियोक्लैविकुलर लिगामेंट, बेसिकली ये आपकी अबडक्शन को इनिशिएट करता है। तो ये बेसिकली बहुत अपनी फिक्स्ड डायमेंशंस में होता है, बहुत मतलब कि डिसिप्लिन्ड वे में बहुत पैक्ड होता है, लेकिन जब ये स्वेल हो जाए और ड्यू टू द एक्सेसिव फ्लूइड विद इन द सब एक्रोमियल बर्सा, जो कि सुप्रास्पाइनेटस मसल के नीचे होता है, लेट मी शो यू इन द पिक्चर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका है सुप्रास्पाइनेटस मसल हेयर, और इसी के ऊपर है आपका सब डेल्टॉइड बर्सा। तो यहाँ पर अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, इट विल कंप्रेस द मसल और दैट विल फर्दर कॉज यू पेन। अगर इसमें आगे देखें हम, तो बेसिकली आपका आर्म एबडक्ट जब होगा तो वो इम्पेंज करेगा आपके इस मसल को, और यहाँ पर आपको पेन महसूस होगा। आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन पे रिलेटिवली बहुत पुअर होती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट मसल्स। अगर इसी तरह के रेपिटेटिव ट्रॉमा होंगे तो इन सर्कमस्टेंसेस में आपका जो टेंडन है वो बेसिकली डीजेनरेट हो सकता है, एंड व्हेनेवर इट विल डीजेनरेट, वहाँ पे आपकी कैल्शियम की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम पेन भी हो सकता है। वन थिंग दैट आई लेफ्ट हियर इज़ बोनी स्पर्स। ऐसा होता है कि आपके जो सब डेल्टॉइड बर्सा और एक्रोमियल बर्सा होता है वहाँ पर बोनी फॉर्मेशन, बेसिकली जब आपकी कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो दैट विल हार्डन एंड कैल्सिफाई, तो दैट विल फर्दर कॉज पेन एज वेल। देखा जाए तो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन अगर सिग्निफिकेंट डिजेनरेटिव चेंज को अंडरगो करता है तो वहाँ पे ट्रॉमा होता है, देयर विल बी टेयर्स एज वेल, और ओल्डर पेशेंट्स में तो ये इतना मुश्किल हो जाता है कि हाथ को खींच कर अपने बाल बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इन सच केसेस कंप्लीट टेयर्स, मतलब कि बिल्कुल कम्प्लीटली मसल अगर टेयर हो जाता है, दैट विल बी एंटायरली अनसिम्टोमेटिक। And one of the last thing to be discussed is the inflammation of the subacromial and the subdeltoid bursa that I already discussed, कि आपके सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड मसल के दरमियान होता है ये बर्सा। अगर ये इंजर हो जाए, अगर आपके पेशेंट्स में शोल्डर इंजर हो जाए या कोई सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनोपैथी हो जाए तो ये बर्सा इन्फ्लेम हो सकता है, और यहाँ की जितनी भी मूवमेंट्स होंगी उनको वो पेनफुल कर बना देगा। लेकिन इसका ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद है, और इसमें ट्रीटमेंट ये होता है कि हम इन इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के दौरान इसमें कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स
इंजेक्ट कर देंगे, या तो हम इसमें लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो हैं वो इंजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से पेनफुल सेंसेशंस कम हो सकती हैं. So that was about the glenohumeral joint and the related clinical. This is one of the most important topics related to the shoulder joint. And still, if you have some queries, you can just drop them down in the comment section. And for the notes, जहाँ से मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं, you can just email me on the email provided in the description box. If you like this video, just like, comment, share it with your loved ones, and do subscribe the channel for the further videos. Thank you so much for watching the channel, and take care of yourself. Until next time, bye bye.